नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथमेटिक्स और आज अपने इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 है सर्किल यानी वृत्त। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वृत्त क्या होता है और इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और जिसकी आवश्यकता हमें इस चैप्टर में होगी उसके बारे में हम पूरी की पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। आशा करते हैं इस वीडियो का प्रत्येक सेकंड आपके लिए उपयोगी साबित होगा, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें से कितने नंबर के जो प्रश्न है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उसका अंक भार जो होता है, अंक भार होता है 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा इस चैप्टर में से पूछा जाता है। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन सी जानकारी जो है हमें जरूरी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम छोटी सी बात शुरुआत करेंगे, जो इसका नाम लिखा है सर्किल। तो सर्किल से ही शुरुआत करते हैं कि वृत्त यानी सर्किल होता क्या है। वृत्त यानी सर्किल क्या होता है, सर्किल उसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। वैसे जैसे हमने चैप्टर नंबर 10 किया था, चैप्टर नंबर 11 किया था, 13 किया था, उस समय में इसकी सारी जानकारी दे चुका हूं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि इसकी इंट्रोडक्शन किस प्रकार से है। सर्किल क्या है? समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह है। समतल में मान लिया कोई बिंदु स्थित है, समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह है जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी जो है वह सदैव समान रहती है। क्या बोला था मैंने? यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूं, चाहे आप अगर नोट्स बना रहे हो तो इस प्रकार से हो जाएगा कि समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह है या समुच्चय, उन सभी बिंदुओं का समूह है जो समतल या तल में स्थित तल पर। अब देखिए, हमने डेफिनेशन इस प्रकार से लिखी है, समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह है जो समतल पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से, समतल पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से दूरी जो है वह सदैव समान होती है। ये हमने लिख दिया, निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है, ये हमने लिख दिया। अब देखिएगा किस प्रकार से दूरी सदैव समान होती है उसकी बात करते हैं। मैंने लिखा समतल में स्थित कोई बिंदु है, बिंदुओं का समूह है। ये मैंने समतल में स्थित कोई बिंदु लिए थे, ये समतल में स्थित बिंदुओं का समूह है। इन सभी समूहों में से जितने भी बिंदु है उन सब में के लिए समतल पर या तल पर स्थित किसी निश्चित बिंदु, ये रहा कोई निश्चित बिंदु जिसको मैं नाम दे देता हूं O, किसी निश्चित बिंदु से दूरी जो है वह सदैव समान रहती है। दूरी जो है वह सदैव समान होती है जहां वह निश्चित बिंदु वृत्त का सेंटर यानी वृत्त का केंद्र कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये लिख दिया। तथा ये तो वृत्त का केंद्र कहलाता है, तथा इसी के साथ में और क्या कहेंगे, उन सभी बिंदुओं का समूह है, सभी बिंदुओं का समूह है। यानी जिन बिंदुओं के समूह की बात हो रही थी, ये वाले सारे बिंदु, उन सभी बिंदुओं का समूह जो है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है वृत्त की सर्कमफ्रेंस यानी वृत्त की परिधि कहलाती है, वृत्त की परिधि
कहलाती है। दो चीजें आ गई। इसी में से तीसरी चीज और आ जाएगी, जहां निश्चित बिंदु तो वृत्त का केंद्र कहलाता है और उन सभी बिंदुओं का समूह जो वृत्त की परिधि कहलाता है, तथा वह निश्चित दूरी की बात हो रही थी। वह निश्चित दूरी क्या कहलाती है? वह निश्चित दूरी रेडियस ऑफ ए सर्किल यानी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो हमने देखी क्या क्या डेफिनेशन देखी है। सबसे पहली डेफिनेशन तो हमने लिखी सर्किल। सर्किल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वृत्त यानी किसी तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी सदैव हुए समान होती है और वह क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। अब इसी के साथ वह निश्चित बिंदु क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। और उसके बाद में उन सभी बिंदुओं का जो हमने समूह है देखा था, उस समूह में से उन सभी समूह को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। ये वाला सारा का सारा फॉर्मेट क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि। इसके आगे वह निश्चित दूरी वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या। अब देखिए यह जो है इसको तो हमने नाम दिया है कि सेंटर ऑफ ए सर्किल यानी वृत्त का केंद्र। इसके अलावा ये वाली जो डॉट डॉट से लाइन दिखाई गई है इसको मैंने नाम दिया है कि वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस। और ये वाली जो बाहर की बाउंड्री है इसको नाम दिया है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल यानी वृत्त की परिधि। ये तीन चार चीजें अब तक हमने देखी है। अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास में इसके अलावा और क्या क्या होता है। अब इससे आगे देखता हूं मैं जीवा। इससे आगे क्या बढ़ेंगे? जीवा। अब जीवा क्या होती है उसकी बात करते हैं। मैं कोई भी एक सर्किल बना देता हूं, जैसे कि यहाँ एक कोई सर्किल है। इस सर्किल पर यानी इसकी परिधि पर, वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो तो बनने वाला जो रेखाखंड आता है वह क्या कहलाता है? वृत्त की जीवा कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से हो जाएगी कि किसी वृत्त की परिधि पर, किसी वृत्त की परिधि पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित दो या ऐसा कह सकते हो किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त की जीवा कहलाता है। तो हमने देखा कि वृत्त की जीवा किसे कहते हैं और इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से आई है। ये मान लिया कोई वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O। वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु है, उन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए और मिलाने के बाद में जो रेखाखंड बनता है उस मिलाने पर बनने वाला रेखाखंड वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा। वृत्त हो गया, केंद्र हो गया, परिधि हो गई, त्रिज्या हो गई और जीवा हो गई। अब हम इसके बाद में बात करते हैं किसी व्यास की। अब व्यास क्या होता है इसके आगे बात करेंगे किसकी? व्यास की। तो देखिए डायमीटर यानी व्यास। ये व्यास क्या होता है इसकी बात करते हैं। यही वाली डेफिनेशन काम आएगी जो भी हमने जीवा में काम में ली थी, वापस यही काम में ले लेते हैं। अब देखिए क्या आएगी। इस व्यास के लिए कितनी प्रकार की डेफिनेशन होती है? दोनों की दोनों लिख देता हूं। पहली डेफिनेशन तो यह है कि व्यास जो है वह क्या होता है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। इसी को दूसरी भाषा में ऐसा बोला जाए तो ऐसा कह सकते हो वृत्त की वह जीवा। लिख देता हूं देखिए, अर्थात वृत्त की वह जीवा, वृत्त की वह जीवा जो
वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। वृत्त की ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। जैसे ये मान लिया कोई एक सर्किल है, कोई एक वृत्त है, इसमें इस प्रकार की अगर कोई एक जीवा है, ये देखिए ये दोनों के दोनों बिंदु जो है ए और बी वृत्त की परिधि पर स्थित है। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तो क्या कहलाती है? जीवा। अगर वही जीवा वृत्त के केंद्र यानी सेंटर पॉइंट ओ से होकर गुजरती है तो वह वृत्त का क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। ठीक है, अब इसी के अंदर बात करते हैं। हमने अभी लिखा था कि इस केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। उसकी दूसरी डेफिनेशन भी हमने लिखी हुई है यहाँ पर कि वह निश्चित दूरी। त्रिज्या की दूसरी डेफिनेशन क्या है आप लिख सकते हो, इस प्रकार की होती है त्रिज्या की परिभाषा कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी जो सर्किल है उस सर्किल की रेडियस यानी त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो ये वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या। ऐसा कह सकते हैं कि जो वृत्त का व्यास है, जो वृत्त का व्यास है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, दुगुना होता है। कैसे? देखिए यहां मैं लिख देता हूं कि व्यास जो है ये मेरे पास में त्रिज्या, ये भी मेरे पास त्रिज्या, r प्लस r बराबर हो जाएगा 2r। इस प्रकार से हमने अब तक क्या क्या देखा कि वृत्त क्या होता है, उसका केंद्र क्या होता है, उसकी परिधि क्या होती है, उसकी त्रिज्या क्या होती है, उसके बाद में जीवा क्या होती है और व्यास क्या होता है। इन सब को पहले आप काम कीजिए अपनी नोटबुक में पूरा का पूरा नोट के लिए, यानी कि पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे लिए कि हमारे के इसके बाद में जो लघु वृत्तखंड है वो क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड है वो क्या होता है, हम सारा का सारा पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए आप, तो देखिए आगे का क्या मैटर दिया हुआ है। अब देखिए, अब हम देखने वाले हैं कि वृत्त के जो चाप है वो कैसे होते हैं, यानी वृत्त के चाप की बात करते हैं। चाप यानी कि आर्क, ARC। कोई भी एक सर्किल बना देते हैं, जैसे कि ये कोई एक सर्किल है, इसकी परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु है, ये A है, ये B है। अब A से B तक जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। A से लेकर B तक जाने के लिए हमारे पास में रास्ते कितने हैं? दो रास्ते हैं। यदि मैं A से B तक जाऊं और इस रास्ते से जाऊं यानी C से होते हुए, दूसरा रास्ता है A से B तक मुझे जाना है और मुझे जाना है कहां से? D से होते हुए। तो ये छोटे वाला जो रास्ता है इसको क्या कहते हैं? लघु। यहां इसको डिनोट कर देते हैं इस प्रकार से, इसको कहते हैं लघु चाप। लघु चाप यानी माइनर आर्क। और ये जो बड़े वाला है इसको कहते हैं मेजर आर्क यानी दीर्घ चाप। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब इनको लिखते किस प्रकार से वो भी देख लेते हैं। अगर आपको लिखना है कि मैं A से B तक जा रहा हूं और कौन से रास्ते से, यानी C तक, तो इसको हम लिखेंगे चाप ACB। किससे लिखेंगे? चाप ACB। इसी को दूसरे प्रकार से आप ऐसा लिख सकते हो, या ACB, और इस प्रकार से आप इसको कवर कर दो। यानी ये हो गया चाप का निशान, चाप का सिंबल है, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चाप ACB। तो इसी प्रकार से ये दूसरे वाला जो है वो हो जाएगा चाप यानी आर्क ADB। ये वाला चाप, ये आप लिख दो चाप ADB। इस प्रकार से हमने दो चाप देखे हैं, एक तो छोटा और एक बड़ा। अगर ऐसा हो जाए कि ये वाला जो सर्किल हमें दिया हुआ है इसके जो दोनों पॉइंट है, एक तो A और एक दूसरा B, इस प्रकार से एडजस्ट हो
कि ये दोनों व्यास के सिरे हो। ये क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर यानी कि इसका व्यास, ठीक है। अगर ये इसका व्यास है, क्या अब हम कह सकते हैं कि इसमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है? यदि इस प्रकार की कंडीशन हो जाए तो ये वाला और ये वाला दोनों के जो दोनों हैं वह दोनों ही क्या कहलाते हैं, ये नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट दोनों के दोनों ही क्या कहलाते हैं, सेमी सर्किल कहलाते हैं, अर्धवृत्त कहलाते हैं। हमने क्या देखा कि लघु चाप क्या होता है, दीर्घ चाप क्या होता है। अब अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि जिसमें लघु और दीर्घ दोनों के दोनों बराबर आ जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। क्या ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें, ये तो दो कंडीशन थी, ये फर्स्ट और ये सेकंड, अब इसमें अगर तीन कंडीशन बराबर हो सकती है क्या? जैसे यहाँ ये कोई बिंदु है, ये कोई एक तो चाप ये वाला, दूसरा चाप ये वाला, तीसरा चाप ये वाला, अगर तीनों के तीनों चाप बराबर हैं, अगर तीनों के तीनों चाप बराबर हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि लघु कौन सा है और दीर्घ कौन सा है, उसके बारे में ऐसा नहीं बताया जा सकता। देखिए अब मैं बात करता हूं वृत्त के भागों की। क्या करते हैं, वृत्त के भाग। कोई भी एक सर्किल है, ये मान लेता हूं कोई प्लेन है यानी समतल है, ये किसी समतल में स्थित कोई भी एक सर्किल है। अब हमें दो तीन नाम ध्यान में होने चाहिए। ये होता है वृत्त का केंद्र, ये होती है वृत्त की परिधि। अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है, कहां स्थित है, वृत्त के अंदर, उसको कहते हैं अभ्यंतर भाग। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अभ्यंतर भाग, अंदर की ओर स्थित है। अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है समतल में तो उस भाग को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि बहिर्भाग। उसको क्या कहते हैं, बहिर्भाग। क्या क्या देखा, एक तो अंदर स्थित है तब तो कहते हैं अभ्यंतर भाग में स्थित है, दूसरा अगर वृत्त के बाहर स्थित है तो उसको क्या कहते हैं, बहिर्भाग में स्थित है। लघु चाप हो गया। अब मैं चाप के बाद में बात करता हूं वृत्तखंड की। किसकी बात करता हूं, वृत्तखंड यानी सेगमेंट। किस प्रकार का होता है, देखिए सेगमेंट अभी यही वाला काम में आएगा। कैसे काम में आएगा, ये मैं बना देता हूं कोई सर्किल, यहां कोई बिंदु ए है, यहां कोई बिंदु बी है। अगर मैं ए को बी से मिला दूं तो मेरे पास में जीवा ए बी आ गई है। ए को बी से मिलाने पर मेरे पास में जीवा ए बी आ गई। यह जो जीवा है वृत्त को दो भागों में बांट दिए। एक तो ये वाला जो पार्ट है मेरे पास में छोटे वाला, एक तो छोटा भाग बना है माइनर सा, और दूसरा मेजर पार्ट है ये वाला बड़ा भाग। इन दोनों के नाम है कौन कौन से, वृत्तखंड का मान होता है वृत्त यानी वृत्त का खंड, खंड यानी भाग। वृत्त के भाग हैं ये इस प्रकार से। ये बड़े वाला जो भाग है इसको कहते हैं कि दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट। और ये वाला जो है इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड। इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। तो देखिए हमने देख लिया कि चाप क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, अभ्यंतर भाग कौन सा होता है और बहिर्भाग कौन सा होता है। इसके साथ ही अब हम वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, ये देखेंगे कि वृत्त की जो समान जीवाएं हैं वो केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। उसके अलावा हमें ये भी देखने वाले हैं कि वृत्त की जो समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर होने के साथ साथ वृत्त के, ये देखिए इस प्रकार से, वृत्त की अगर समान जीवाएं हैं तो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। दूसरी चीज ये, तो आने वाले वीडियो में ये भी देखेंगे कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, और उसी की सहायता से हम सिद्ध करेंगे कि अर्धवृत्त में बनने वाला कोण कैसा होता है, समकोण। और उसी के साथ साथ हम बहुत ही अच्छी प्रमेय इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये भी देखेंगे, किसी एक साइक्लिक सर्किल यानी एक चक्रीय चतुर्भुज में जो इसके कोण होते हैं, चारों के चारों कोण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है वह संपूरक होते हैं। इस प्रकार का हम सारा देखने वाले हैं। उससे पहले तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। इसको आप लिख लीजिए कि लघु चाप इस प्रकार का थोड़ा बना लीजिए और दीर्घ चाप ये बना लीजिए, और ये वाला अभ्यंतर और बहिर्भाग बना लीजिए। उससे आगे देखें किस प्रकार का है हमारा एक्सरसाइज 12.1।
अब हम शुरुआत करते हैं कि एक्सरसाइज जो हमारी 12.1 है उसके क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन जैसा आप देख रहे हैं, क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है कि वृत्त का रिक्त स्थान भरने हमें, और रिक्त स्थान में इस प्रकार से दिया हुआ है। पहला पॉइंट है वृत्त का केंद्र जो है वृत्त के कौन से भाग में स्थित होता है। अब देखिए, अभी अभी हमने देखा है कि जो वृत्त है उस वृत्त के 3 भाग होते हैं। एक तो वृत्त के अंदर यानी अभ्यंतर भाग में, एक होता है बहिर्भाग में, और तीसरा हमने देखा था ये वृत्त की खुद की परिधि। 3 भाग हो गए। अब हमें पूछा है कि वृत्त का केंद्र जो है, पहले पॉइंट की बात करता हूं, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला पॉइंट जो है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के कहां स्थित होता है, अंदर होता है कि बाहर होता है? ये होता है अंदर की ओर, यानी अभ्यंतर भाग में स्थित होता है। पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। इसी के साथ दूसरा जो हमारा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी जो है वह त्रिज्या से ज्यादा है, तो वह बिंदु कहाँ स्थित होगा। जैसे ये मान लिया कोई एक सर्किल है, यहां से ये वाली कुछ दूरी है, इस दूरी को मैं मान लेता हूं 2 इकाई, 2 सेंटीमीटर। एक ऐसा बिंदु है जो इस केंद्र से 5 इकाई या 5 सेंटीमीटर दूर स्थित है। क्या ये वाला बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो सकता है? क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर जो भाग है उसके अंदर केवल और केवल 2 सेंटीमीटर त्रिज्या थी इसकी, और ये वाला तो 5 सेंटीमीटर दूर है। इसलिए दूसरा पॉइंट जो है, ऐसा बिंदु जिसकी दूरी त्रिज्या से ज्यादा हो वह वृत्त के बाहर स्थित होता है। वृत्त के कहां स्थित होता है? बहिर्भाग में स्थित होता है। 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट होते हैं। और अब हमारा तीसरा पॉइंट इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाता है। देखिए, अभी हमने जो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देखा है, उस पूरे इंट्रोडक्शन में हमने ये सारे के सारे देख लिए हैं। 25 प्रकार से देख रहे हैं कि क्वेश्चनों में हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो किस प्रकार से हमें काम में आने वाला है। इंट्रोडक्शन में हर एक जो चीज देखी थी वही हमारे यहाँ क्वेश्चनों में काम में आ रही है। तो लिखा था कि वृत्त का, क्या लिखा था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को भी हमने क्या नाम दिया था? ये कोई जीवा थी, ये जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, और वह वृत्त का डायमीटर कहलाती है। क्या कहलाती है? डायमीटर नहीं, डायमीटर कहलाती है, यानी उसका व्यास कहलाती है। अब देखिए नेक्स्ट जो लिखा है, एक चाप होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हो, ये हो जाएगा इसका सेमी सर्किल अर्धवृत्त। क्या होता है? अर्धवृत्त। कैसे? मैंने 2 अभी बिंदु लिए थे ए और बी, यही इसी स्थान पे बनाया था कि 2 चाप, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। यदि ए और बी इस प्रकार से स्थित हो कि ये दोनों व्यास के सिरे हो, अगर ये दोनों व्यास के सिरे हो तो ऊपर वाला भी सेमी सर्किल और नीचे वाला भी सेमी सर्किल, यानी दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं? अर्धवृत्त कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, वो क्या दिया हुआ है? पॉइंट नंबर 5 है, एक वृत्त जिस तल में स्थित होता है उसे कितने भागों में बांटता है। एक वृत्त जिस तल में स्थित होता है, एक तो होता है उसका अभ्यंतर भाग, एक होता है उसका बहिर्भाग, और एक होती है उसकी खुद की क्या? सर्कमफ्रेंस यानी परिधि, यानी उसको 3 भागों में बांटता है। हमें 5 पॉइंट दिए गए थे, पांचों के पांचों पॉइंट इस प्रकार से हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि सत्य या असत्य बताना है और उसका कारण भी बताना है। तो पहला पॉइंट हमें दिखाई दे रहा होगा आपको, केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या बोला कि ये मान लिया वृत्त का कोई सर्किल है, ये इसका कोई केंद्र है, केंद्र से वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, उसको मिलाने वाली जो लाइन है, क्या वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है? हाँ सही है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि वृत्त के केंद्र को परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा उसका क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, यानी ये कथन सत्य है। दूसरी कंडीशन, दूसरा जो पॉइंट है, आपको इसका कारण भी लिखना है, जो मैंने बताया था कि वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। अब हम वो इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास लिखा है, एक वृत्त में समान लंबाई की चाप जो है जीवाएं होती है। ये मैं मान लेता हूं, देखिए इस प्रकार से, यहां कोई एक चाप है, यहां कोई एक दूसरा चाप है, ठीक है, इन दोनों की लंबाई समान है।
क्या ये कोई एक जीवा हो सकती है? नहीं। अगर कोई ऐसा चाप जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है, केवल वही व्यास होता है। यदि कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है तब वह क्या कहलाती है? व्यास। वर्णाई से देखा जाए तो इस वृत्त की परिधि पर तो अनंत बिंदु होते हैं, उनमें से कोई भी 2 बिंदु ले लो और आपको एक जीवा प्राप्त हो जाएगी। क्या हर एक जीवा जो है वो व्यास नहीं होती है, इसलिए ये वाला जो कथन है वह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्या लिखा है, यदि एक वृत्त के 3 चाप बराबर हैं, एक कोई भी एक सर्किल है ये इस प्रकार का और इसमें 3 चाप दिए हुए हैं, ये वाला एक तो यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा यहाँ तक और तीसरा यहाँ तक। अभी हमने ऐसा इंट्रोडक्शन में देखा भी था। यदि वृत्त के तीनों चाप बराबर हैं तो क्या प्रत्येक भाग दीर्घ भाग कहलाता है? असत्य। कैसा हो जाएगा? पॉइंट नंबर 3 वह हो जाएगा फॉल्स, यानी असत्य। असत्य का कारण क्या है? अगर तीनों भाग बोला है समान है तब फिर वे दीर्घ कैसे हो सकते हैं? तीनों के तीनों कैसे हैं? इक्वल आर्क है, समान जो लंबाई के हैं वो चाप दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया हुआ है। किस प्रकार से दिया हुआ है कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुनी है, वृत्त की एक ऐसी जीवा, यही माना लेते हैं, ये वृत्त की एक ऐसी जीवा जिसकी लंबाई जो त्रिज्या की दुगुनी है वह क्या कहलाती है? व्यास। क्या हमने लिखा था कि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है? सत्य। तो ये पॉइंट नंबर 4 जो है हो जाएगा हमारा सत्य, ट्रू है, एकदम 100% श्योरिटी के साथ। नेक्स्ट दिखा है जो सर्किल है वह एक समतलीय आकृति है। हाँ, ये कथन सत्य है क्योंकि हमने जो इसकी डेफिनेशन लिखी थी तो वो स्टार्ट किससे की थी? एक समतल में स्थित किसी बिंदुओं का समुच्चय, यानी ये कथन सत्य है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6, उसमें लिखा है एक तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जो तल में स्थित किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है वह व्यास कहलाता है। वह व्यास नहीं कहलाता है, वह क्या कहलाता है? सर्किल कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और ये डेफिनेशन हमने सबसे पहले लिख ली थी। ये भी हो गया। अब मैं लास्ट पॉइंट की बात करता हूं। लास्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 दिया है जीवा वह जीवा जिसके ऊपर केंद्र स्थित होता है। एक ऐसी जीवा, ये मान लीजिए एक जीवा है, यह एक जीवा है, एक ऐसी जीवा जिसके ऊपर केंद्र स्थित होता है, वह वृत्त की त्रिज्या होती है क्या? नहीं, वह उसका डायमीटर, अरे डायमीटर नहीं, डायमीटर यानी उसका व्यास कहलाता है। इस प्रकार आज के अपने इस वीडियो में हमने देखा इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के अंदर यानी जो जो चीजें हमारे आगे आने वाली वीडियोज में काम में आने वाली है वो भी देखा। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमारी जो एक्सरसाइज 12.1 है उसके सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। 2 क्वेश्चन है, दोनों के अंदर हमारे पास रिक्त स्थान भरने थे। केवल रिक्त स्थान नहीं भरने बल्कि उन सब का कारण भी बताना है, क्या उसका कारण होगा, क्या उसका कारण नहीं होगा। आगे आने वाली वीडियो में हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में जितने इसमें थ्योरम है पहले हम थ्योरम करेंगे और उसके बाद में सारे एग्जाम्पल भी हल करने वाले हैं। एग्जाम्पल हल करने के बाद में जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। हमारा प्रत्येक वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।